वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम वरुण अग्रवाल एंड दिस इज योर चैनल मंत्र ऑफ द बायोलॉजी। हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में अभी तक हमने काफ़ी कुछ जाना है प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में रिसेंटली लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं, और फिर आपका सेल एनवेलप पूरा हो गया था जिसमें हमने ग्लाइकोलेक्स पढ़ा था, जिसमें कैप्सूल और सलाइन लेयर आए थे। फिर हमने सेल वॉल के बारे में देखा जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है, जिसमें शुगर, नैम और नैग होता है और 4 एमिनो एसिड्स के होते हैं जिसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। लास्ट वन वाज द सेल मेम्ब्रेन थी। सेल प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका फंक्शन होता है, ठीक है। फिर हमें देख कहते हैं कि सेल एनवेलप के मॉडिफिकेशन की सेल अपेंडेजेस निकलते हैं सरफेस से इन द फॉर्म ऑफ लाइक फाइन प्रोटीन्स, जैसे लाइक फिमब्री और लाइक पिलाई और लाइक फ्रिजिला। ये किन किन प्रोटीन के बने होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, और लाइक ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, तो ईच एंड एवरी पॉइंट आई ट्राई टू बी कवर। साथ-साथ मैंने आपको बीच-बीच में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं जो कि मेडिकल में इस कंटेंट से पूछे गए हैं। इस तरीके से लाइक वी विल मेंटेन आवर कंसिस्टेंसी, जिससे कि आपको उस टॉपिक के बारे में अंदर डेप्थ तक पता हो। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी भी टॉपिक के बारे में जब तक आपको डिटेल में नहीं पता होगा, जब तक आपको डेप्थ तक नॉलेज नहीं होगी, उस चीज़ में आप अच्छा नहीं कर सकते। लाइक यू कैन नॉट डू परफेक्ट, या आप बेस्ट नहीं दे सकते अपना। सो इफ यू वांट टू गिव योर बेस्ट, देन यू हैव टू गिव योर 100% इन दिस कंटेंट। चलिए, लाओ, आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, विच इज़ लेक्चर नंबर 7। अभी तक हमने जो देखा था वो सेल के बाहर-बाहर का स्ट्रक्चर देखा था कि सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोलेक्स और इसके अलावा उसमें सरफेस अपेंडेजेस देखे थे। आज हम देखेंगे कि जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और आई टोल्ड यू अर्लियर कि साइटोप्लाज्म एक वो एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलुलर एक्टिविटी, मतलब ऑल काइंड ऑफ द मेटाबॉलिज्म, जहाँ पे नए कंपाउंड्स बनते हैं, पुराने कंपाउंड टूटते हैं, बहुत सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, वो सारी साइटोप्लाज्म में होती है। 80 टू 90% जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, जो कि सेल का अंदर का कंटेंट होता है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंडेड होता है, ठीक है। तो आज हम देखिए साइटोप्लाज्म के लेवल पर, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकेरियोटिक सेल्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनल्स में डिफरेंस है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म की जो कंसिस्टेंसी है वो सेम है, मतलब जो साइटोप्लाज्म जिससे बना हुआ होता है उसकी कंसिस्टेंसी सेम है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म लेवल पे कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं कि साइटोप्लाज्म में सबसे हाईली एक्टिविटी क्यों चलती है? साइटोप्लाज्म में ऐसा क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी चलती है? तो मैंने बताया था कि इसमें एंजाइम सबसे ज़्यादा हाई होते हैं, सबसे ज़्यादा हाई एंजाइम्स होते हैं, दैट्स व्हाई सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेन सेलुलर एक्टिविटी चलती है। ठीक है? अब कौन-कौन सी वो सेलुलर एक्टिविटी चलती हैं, वो हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, हम वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है? फिलहाल ये देखेंगे अगर आप, साइटोप्लाज्म इज अ प्लेस इन अ लिविंग सेल वेयर द ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस। ऑल इट मींस जहां पर नए कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, पुराने कंपाउंड्स ब्रेक डाउन होते हैं और आपको एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इफ यू लुक ऑन द इफ यू लुक ऑन द कंटेंट, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए, ये पे जो कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, यही सेम कंटेंट यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब कंसिस्टेंसी और द कंपोनेंट परसेंटेज के बेसिस पर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल में कोई डिफरेंस नहीं होता। इट इज अ जेल लाइक स्ट्रक्चर। जेल लाइक स्ट्रक्चर क्यों होता है? मतलब जैसे जेल होती है, जेल का मतलब क्या हुआ कि इसमें कंप्लीटली देखिए वाटर तो है नहीं, मतलब इसमें कुछ ऐसा है जो उसको सेमी सॉलिड बना देता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वाटर का जो कंटेंट है वो 80 टू 85% है। इसके अलावा प्रोटीन 10 टू 15% है, लिपिड 2 टू 4% है, पॉलीसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट 1% है, और न्यूक्लिक एसिड इसमें 1% होता है जो कि आरएनए के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे वाटर सबसे हाईली कॉन्सेंट्रेशन में है। तो क्यों है वाटर सबसे हाई? ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो एंजाइम्स बने होते हैं वो एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन के, तो मतलब प्रोटीन ज़्यादा हाई होना चाहिए था, क्योंकि जब एंजाइम सबसे ज़्यादा और एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के, तो प्रोटीन हाईली हाईली कंसंट्रेटेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ वाटर कंसंट्रेटेड है। लिपिड
चलो ठीक है, पॉलीसैकेराइड भी 1 से 2% होते हैं, न्यूक्लिक एसिड अराउंड 1% होता है, तो व्हाई द वाटर इज़ फाउंड इन हाईली कंसंट्रेशन? देखिए, इसका रीज़न क्या है कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है इस अर्थ के ऊपर, या अगर दूसरे मैं टर्म में बात करूँ कि अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो इस अर्थ पे चलती हैं, दे ऑल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब वो वाटर की प्रेजेंस में चलती हैं। अगर वाटर नहीं होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं चलेंगी। वाटर उन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एक प्लेटफ़ॉर्म देता है जहाँ पर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म देता है, ठीक है? अब मैंने क्या बोला कि वाटर उसको एक प्लेटफ़ॉर्म देता है जहाँ पर सारी सेलुलर एक्टिविटी चलती है। तो मतलब वाटर क्या देता है? एक प्लेटफ़ॉर्म देता है। अब दूसरा पॉइंट ये है, इसलिए वाटर की रिक्वायरमेंट इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा होती है। अगर वाटर नहीं प्रेज़ेंट होगा, तो वहाँ पर कभी भी कोई भी एक्टिविटी नहीं चलेगी। देखिए, इसलिए अर्थ पर वाटर की एक अपनी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हम हमारा बॉडी क्यों 60 टू 70% वाटर का बना हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी की सारी सेलुलर एक्टिविटी वाटर की प्रेज़ेंस में होती है। दूसरा एग्जांपल आप लेके चलें, अगर आपने कभी केमिस्ट्री के रिएक्शंस किए होंगे, अगर आप एचसीएल का जैसे फॉर एन एग्जांपल एचसीएल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, तो एचसीएल तो ऑलरेडी लिक्विड में होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड में होता है। तो व्हाई यू नीड टू कन्वर्ट योर सॉलिड इनटू द लिक्विड फॉर्म? क्यों उसको पहले क्यों आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स होते हैं, वो सीधे के सीधे क्यों एचसीएल से रिएक्ट क्यों नहीं करवा देते आप? क्यों नहीं डाल देते एचसीएल के अंदर? क्यों नहीं डाल देते? नहीं डालते। पहले उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब पानी में घोलते हैं, फिर उसको हम यूज़ करते हैं। ऐसे वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे। जब भी आपको नमक का पानी लेना होता है, तो क्यों सीधे नमक क्यों नहीं खा जाते आप? नींबू पानी लेना होता है तो क्यों सीधा नींबू लीजिए और मुँह में सीधा नींबू निचोड़ लीजिए, नमक ले लीजिए, हो जाएगा काम। लेना तो आपको वही है, क्यों पानी में डाल के लिया जाता है? जिससे कि वो आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दे, उनको रिएक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अर्थ में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, वो सारी वाटर के ये लाइक सिस्टम बनाया गया है नेचर ने। अब क्यों चलती है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाटर के प्रेजेंस में चलती है। और अगर इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान जो वाटर का यूटिलाइज़ेशन होता है, तो उन केस में वाटर की कमी होने लग जाती है, तो हमें वो प्यास लगती है, हम उस पानी की कमी को पूरा करते हैं। तो ये बहुत कुछ है जो बायोलॉजी में इंटरलिंक है। अगर आप जिस दिन उस इंटरलिंक को आइडेंटिफ़ाई कर गए ना, समझ लीजिए उस सब्जेक्ट की आत्मा से मिल गए। ठीक है? चलिए, ये कंटेंट ध्यान में रखिएगा, प्रोटीन कितना परसेंट होता है, लिपिड कितना परसेंट होता है, पॉलीसैकेराइड कितना परसेंट होता है, और पॉलीसैकेराइड मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, और न्यूक्लिक एसिड कितना परसेंट होता है। ओके, हियर इज अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया ही होता है। देखिए, अगर आप फिर शुरू से देखेंगे, आउटर वायर इज कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल देखा है ना आपने? कैप्सूल जैसे अपने कैप्सूल खाते होंगे, कई बार आप अनफॉर्चुनेटली जब किसी को प्रॉब्लम होती है तो कैप्सूल दिया जाता है। तो कैप्सूल क्या करता है? प्रोटेक्शन ही होता है। उस कैप्सूल से बाहर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे फ्लैजेला निकले हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, फ्लैजेला निकले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए फिमिब्री निकली हुई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप फिमिब्री देखेंगे, इसके अलावा यहाँ छोटे-छोटे पिलाई निकले गए हैं। ये देखिए, ये सारे के सारे निकले ऐसे लग रहे हैं कि सेल एनवेलप से निकले हैं, बट ये सेल एनवेलप से नहीं निकलते, ये सेल मेम्ब्रेन से निकलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे अंदर की तरफ आइए, अंदर की तरफ देखिए, अंदर की तरफ आप आएँगे तो आपको यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाएँगे तो यहाँ पे सेल वॉल आपको नज़र आएगी। ये देखिए सेल वॉल है, ये दिख रहा है आपको हल्का-सा? अगर मैं आपको यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ। 1 मिनट बेटा। ठीक है, ये हल्का-सा देखेंगे, ये सेल वॉल है। ठीक है, ये हल्का-सा देखेंगे, ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या-क्या है? देखिए, इसके अंदर क्योंकि क्या होता है, साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन को कवर करता है। ठीक है? अब देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर क्या-क्या है? अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। आपको राइबोसोम दिखाई देंगे। ठीक है? इसके अलावा आपको क्रोमोसोमल डीएनए दिखाई देगा, आपको प्लाज़्मिड दिखाई देगा। देखिए, ऐसे बहुत सारी स्ट्रक्चर आपको साइटोप्लाज़्म में दिखाई देगी। और ये साइटोप्लाज़्म कवर किससे होता है? सेल मेम्ब्रेन से होता है। और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि वो एक गेटमैन की तरह काम करती है, जैसे कि एक गेटकीपर की तरह काम करती है। चौकीदार होता है ना, कि क्या अंदर आना है, क्या अंदर जाना है। मतलब देखिए, साइटोप्लाज़्म मान के चलिए कि एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे सब कुछ चल रहा है। मतलब एक तरह की फैक्ट्री है। अब भैया फैक्ट्री में अगर मान के चलो एक ऐसा कारखाना है, ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे सब कुछ चल रहा है।
अगर मान के चलो कि हमारा फॉर एन एग्जांपल एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि हमारे जो पूरा देश में जितनी पॉलिसी बनाई जाती है वो संसद में लाइक हमारे पार्लियामेंट में बनाई जाती है। तो पार्लियामेंट मान के चलो आपका साइटोप्लाज्म है। अब उसमें कोई भी अगर बाहर से कोई गलत व्यक्ति आ गया, जैसे पहले टेरर अटैक हो चुका है, अगर कोई भी आ गया तो बहुत कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है। कोई गलत वहाँ से कोई बाहर आके कुछ गलत एक्टिविटी में चला गया, तो भी बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन इसको कवर करती है चारों तरफ से, जिससे कि कोई भी बाहर से आए और कोई भी अंदर से बाहर जाए, उसको प्रॉपर वे से चेक कर सके। अब दूसरी चीज़ मन में होती है कि स मेम्ब्रेन में आखिर ऐसा होता क्या है? क्यों कैसे चेक कर लेती है? ठीक है? तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी, इसलिए सेल मेम्ब्रेन हमेशा लिविंग होती है। ठीक है? क्योंकि देखिए, अगर लिविंग है जभी तो चेक करेगी। सेल मेम्ब्रेन देखिए, अगर आप सेल वॉल की बात करें ना, सेल वॉल लिविंग नहीं होती, वो नॉन लिविंग कंटेंट है। क्योंकि इसके लिए तो कोई आए, कोई जाए, उसको कोई मतलब नहीं। उसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन देना है। समझ में आ गया? उसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन देना है। ठीक है? लेकिन सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है क्योंकि उसको उसको काम करना है, उसको पहचानना है कि भैया कौन आएगा, कौन जाएगा, उसको दिमाग लगाना है। ठीक है? तो इसलिए को जिंदा रहना पड़ता है। सेल वॉल के लिए तो कोई आए, कोई जाए, ऐसा कोई मतलब नहीं, दैट्स व्हाई वो नॉन लिविंग होती है। अब सेल मेम्ब्रेन में ऐसा क्या होता है कि वो उसको वो अब ऐसा क्या होता है कि वो अंदर आने वाले आयन्स या कोई भी मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रॉन को चेक कर सकती है और बाहर जाने वाले न्यूट्रॉन को चेक कर सकती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है? ये हम सब पढ़ेंगे। इसलिए मैं आप सबको चीज़ों को क्वेश्चन में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ, जिससे आप उन चीज़ों के डिटेल तक को समझ पाएँ कि हम क्या पढ़ना चाहिए हमें। मैं वो नहीं बताऊँगा कि क्या है आपके कंटेंट में। मैं वो बताऊँगा कि आपको ये कि क्या पढ़ना है मैं वो नहीं बताऊँगा, कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊँगा। क्या पढ़ना है वो तो आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी है। बहुत सारे आपको कंटेंट आपको यूट्यूब पे अदर कोचिंग सेंटर से मिल जाएँगे, बट कैसे पढ़ना है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा यहाँ पर। ठीक है? चलिए, तो इट मीन्स साइटोप्लाज़्म के अंदर साइटोप्लाज़्म का गेटकीपर कौन हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो इसके अंदर देखिए राइबोसोम होते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए होता है, प्लाज़्मिड डीएनए होता है, इसके अलावा कुछ इंक्लूज़न बॉडीज़ भी होती हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है? चलिए, साइटोप्लाज्म कंटेन है फॉलोइंग मतलब साइटोप्लाज्म कंटेन है फॉलोइंग कंटेंट। ठीक है? डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स, उसमें बहुत सारे टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है? जैसे इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स होते हैं। अब एंजाइम बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन, देखिए ध्यान रखना, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के, लेकिन वो सारे जो एंजाइम है वो सारे वर्क करते हैं वाटर की प्रेजेंस में। तो मतलब वाटर होना बहुत जरूरी है। ठीक है? अब वो कौन-कौन से एंजाइम्स होते हैं वो धीरे-धीरे हम समझ जानेंगे, रटने नहीं है कि ये एंजाइम होता है, ये ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं, लेकिन हम धीरे-धीरे जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम जानेंगे कि साइटोप्लाज्म में कौन-कौन से एंजाइम हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देखिए न्यूट्रिएंट्स तो होंगे ही ना, क्योंकि भैया जो सेलुलरली इतना एक्टिव है, उसको तो काम करने के लगातार खाना-पीना तो पूरा प्रॉपर मिलना चाहिए ना, तो न्यूट्रिएंट भी होंगे। गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल क्या होता है कि एक वैक्यूल, खाली गैस की एक वैक्यूल होती है, जिससे कि बहुत सारे ऐसे लाइक बैक्टीरिया होते हैं, जिनको वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, खाली-खाली एक ऐसी लाइक खाली कैविटी होती है, जिससे क्या होता है उनकी बॉडी हल्की हो जाती है और वाटर के सरफेस वो फ्लोट कर सकते हैं, मतलब तैर सकते हैं। तो उन्हें गैस वैक्यूल भी कहते हैं। ठीक है? इसके अलावा वेस्ट मटेरियल, मतलब बहुत सारा ऐसा देखिए, जहाँ पर फंक्शन चलते हैं, तो वेस्ट भी बनेगा भैया। जहाँ पर एक लिविंग है, अगर आप कुछ खाओगे तो वेस्ट भी तो बनाओगे, तो वेस्ट मटेरियल भी उसमें होगा। ठीक है? फ्री राइबोसोमल यूनिट अभी हमने देखी थी। ठीक है? अब इसको अब ध्यान रखना, यहाँ पर इसको लिखा गया फ्री। देखिए राइबोसोमल क्या काम होती है वो तो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ फ्री मतलब फ्री होती है। देखिए राइबोसोम क्या होता है, 2 जगह पाया जाता है, 2 जगह पाया जा सकता है। एक होता है फ्री साइटोप्लाज्म के अंदर, दूसरा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक ऑर्गेनल होता है, उसके सरफेस पे पाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है सिर्फ यूकेरियोटिक में, तो मतलब प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगा, और जब प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगा तो राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ फ्री कंडीशन में पाया जाएगा, मतलब साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होगा। इसलिए कई बार हमें जो साइटोप्लाज्म होता है ग्रेन्यूल्स, मतलब दानेदार जैसा दिखाई देता है। ठीक है? जीनोम होंगे जिसके हमें और उसकी फंक्शन, अदर फंक्शन यूनिट होंगी। अब देखिए यहाँ पर जो जीनोम होता है, एक तो होता है आपका न्यूक्लियोइड कहते हैं जिसको हम, मतलब जो न्यूक्लियोइड होता है जो कि मेन जीनोम होता है। अब जो अदर फंक्शनल यूनिट है, ओके, यहाँ पर ये बात कर रहा है किसके बारे में, ये बात कर रहा है प्लाज्मिड के बारे में। अब ये प्लाज्मिड क्या होता है, ठीक है, प्लाज्मिड कितने टाइप का होता है, प्लाज्मिड का काम क्या होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट पोर्शन, हम साइटोप्लाज्म में क्या-क्या पॉइंट स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला जीनोम,
जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। देखिए, अब ये न्यूक्लियोइड का मतलब क्या है? देखिए, जीनोम मतलब होता है, जीनोम का मतलब क्या है? 1 मिनट बेटा, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, जीनोम का मतलब क्या है? न्यूक्लियोइड का मतलब क्या है? ये दोनों वर्ड हमें जानने हैं सबसे पहले। जीनोम का मतलब क्या होता है? जीनों का एक कलेक्शन। देखिए क्या होता है, एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स होती हैं, तो एक जीन तो होती है और जीनों के कलेक्शन को हम जीनोम कहते हैं। फिर आता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मैंने बताया था कि जो अगर आप साइटोप्लाज्म को देखेंगे प्रोकैरियोटिक के, तो आपका उसमें जो न्यूक्लियस, जो सॉरी आपका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। इस तरीके से सर्कुलर होता है, जो न्यूक्लियस जैसा दिखाई देता है। न्यूक्लियस नहीं होता, हमें दूर से देखने पे लगता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, सर्कुलर सर्कल में होता है, तो यहाँ पे जो डीएनए होता है वो सर्कल में होता है, तो हमें देखता है, ऐसा लगता है कि ये न्यूक्लियस है, मगर न्यूक्लियस होता नहीं है, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। जैसे होता है ह्यूमनॉइड, ह्यूमन जैसा लेकिन ह्यूमन तो नहीं है, तो रोबोट को हम ह्यूमनॉइड भी कहते हैं। वैसे न्यूक्लियस जैसा उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर फ्री राइबोसोमल यूनिट क्या होती है, ये पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस देखेंगे। मैंने फ्री बताया, फ्री क्यों लिखा गया है। एक होती है सरफेस अटैच्ड होती है, लेकिन वो सिर्फ यूकेरियोटिक में होती है। गैस वैक्यूल और इसके अलावा इंक्लूजन बॉडीज, इनके क्या काम है, ये पढ़ेंगे। रिसेंटली 2021 में, सॉरी 2020 में इससे इंक्लूजन बॉडी से क्वेश्चन आया है। ठीक है, रिसेंटली क्वेश्चन आया था 2020 में, मैं कराऊंगा आपको सॉल्व वो। इसके अलावा प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, क्या सभी के अंदर पाया जाता है, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। अब आता है कि राइबोसोम क्या होता है। देखिए, हम सबसे पहले राइबोसोम की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये सारे वो कंटेंट है जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये यहाँ पे सारे कंटेंट पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म, अगर वो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म तो एक ऐसा लाइक कह सकते हो, एक ऐसा जेल या सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर है, जहाँ पे मेन सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, अगर आप साइटोप्लाज्म देखेंगे तो ये क्या होता है, मतलब सेमी सैल्यूड सॉलिड होता है, मतलब लिक्विड जैसा हो, मतलब हर लिक्विड हो, क्योंकि लिक्विड इसलिए होता है ताकि, देखिए यहाँ पे लिक्विड इसलिए भी ये कह सकते हो क्योंकि हल्का लिक्विड भी होता है, क्योंकि वो पूरे सेल में कवर कर सके। अगर सॉलिड होगा तो एक ही जगह रह जाएगा सेल के, और अगर लिक्विड होगा तो पूरे न्यूक्लियस को आसानी से फैलकर कवर कर सकता है, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में भी रहता है। अब आएगा कि इसे जेल फॉर्म में क्यों, अब ये कंप्लीट लिक्विड क्यों नहीं हो जाता, तो आसानी से फैलेगा, जेल फॉर्म में ही क्यों होगा? जेल फॉर्म में इसलिए भी होता है क्योंकि जेल फॉर्म में, क्योंकि इसमें वाटर के अलावा, क्योंकि इसमें एंजाइम भी तो होंगे ना, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, वैरायटी ऑफ लिपिड होंगी, क्योंकि उसको भैया फंक्शनल एक्टिविटी भी तो करनी है। वाटर फैलकर क्या करेगा अकेला वाटर, वाटर के अंदर कुछ होना भी तो चाहिए, इसलिए वाटर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो सिर्फ वाटर न रहकर एक जेल जैसा बन जाता है। ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर एसोसिएट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएट होने का मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन के पास में होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चिपके हुए होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से पास में होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के पास में क्यों होते हैं ये भी हम देखेंगे, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन के पास में होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चिपके हुए होते हैं, चिपके हुए नहीं होते, रहते साइटोप्लाज्म में, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के पास में होते हैं, इसलिए हम फ्री राइबोसोमल यूनिट कहते हैं। चिपके हुए होते हैं तो सरफेस अटैच्ड कहते, फिक्स्ड कहते। ठीक है, दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन ए साइज। इनका जो साइज होता है वो 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होता है। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ टू यूनिट्स, 50s और 30s। अब एक नया पॉइंट आता है कि ये अब ये यूनिट से नई चीज क्या आ गई, बिल्कुल आता है ना। एक नया पॉइंट आता है कि दे आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट यूनिट्स, 50s और 30s। अब क्या होता है, बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे सर 50 और 30 को प्लस करके तो 80 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लिखा है कि यहाँ 70s है। अगर आप दोनों को जोड़ तो लिखा रहेगा कि 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, लेकिन मिलाकर तो 80s होता है, तो गलत है। कौन सी मैथ है ये एक्चुअली इसको प्लस नहीं किया जाता। ये डिफरेंट एक कंपोनेंट्स होते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है कि जो बड़ी साइट, देखिए क्या होता है, जो राइबोसोम होता है वो दो यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। एक बड़ी यूनिट होती है जिसको 50s कहते हैं, छोटी यूनिट होती है इसको 30s कहते हैं। ठीक है, दो यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। और जनरली जनरली ये दोनों यूनिट्स अलग अलग रहती है। जनरली जब सिर्फ प्रोटीन को सिंथेसिस करना होता है, जब ये दोनों यूनिट आपस में आकर जुड़ती है। देखिए, मैं बताता हूँ सबके बारे में। राइबोसोम आर ए साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का स्पेशल काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसलिए भैया बैक्टीरिया को भी तो प्रोटीन की जरूरत होती है। देखिए, सेल जो लाइक सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी प्रोटीन था। ठीक है, सेल वॉल के अंदर भी तो भैया प्रोटीन था।
ठीक है, जो एमिनो एसिड्स बने हुए थे, पहले एमिनो एसिड से तो प्रोटीन बनेंगे। इसके अलावा इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर भी तो 10% प्रोटीन होता है, तो मतलब प्रोटीन तो चाहिए और प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम तो होना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन अभी वहीं आके रुकता है कि 70S वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। चलिए पहले हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, चलिए मैं आपको पहले बाद में क्लियर करता हूँ, पहले मैं आपको 70S वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, क्या होता है कि साइट जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो राइबोसोम होता है वो 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है, 50S और 30S। क्लियर हो गया? 2 यूनिट से मिलकर यहाँ पे बना हुआ है। क्लियर हो गया? अब जैसे ही 50S ये क्या होता है 50S क्या होता है ध्यान रखना, लार्ज यूनिट होती है और 30S स्मॉल यूनिट होती है। मतलब जनरली ये दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है जब भी आपस में आके जुड़ते हैं, तो 50S एक बड़ी यूनिट है और 30S एक अलग यूनिट है। अभी नंबर समझ में नहीं आ रहे कि एक 50-30 क्या है, 70 क्या है, क्योंकि प्लस हो गए तो 80 होता है, और S क्या है। अब सुनिए कहानी क्या होती है। ओके, एक स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। उन्होंने बताया कि जो राइबोसोम होते हैं बेसिकली, उन्होंने क्या किया था, राइबोसोम की 2 डिफरेंट यूनिट को सेपरेट आउट किया था ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रीफ्यूज। क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम डेंसिटी के बेसिस के ऊपर 2 पार्टिकल को सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे आपने एक पानी लिया, पानी में सॉइल डाल दिया, ठीक है, हल्का सा ऐसा या फिर ऐसा कुछ भी डाल दीजिए जो डिसॉल्व हो गया हो। चलो सॉइल तो डिसॉल्व नहीं होती है, आपने कुछ ऐसा डाल दीजिए जो कि डिसॉल्व हो गया हो। अब उसमें आप सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखिए, वो क्या ऐसा घूमेगा। जब वो सेंट्रीफ्यूज मशीन घूमती है तो वो ट्यूब घूमती है, ट्यूब घूमेगी तो 2 अलग-अलग लेयर बन जाएँगी। एक लेयर नीचे बैठ जाएगी जिसकी डेंसिटी हाई होती है, एक लेयर ऊपर रहेगी जिसकी डेंसिटी कम होती है। तो इसलिए स्वेडबर्ग ने क्या किया था, प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम को 2 डिफरेंट लाइक स्पीड पे अलग किया। एक को जिसको 50 के स्पीड पे अलग किया, जिसको 50 के स्पीड पे अलग किया उसको 50S कहा, जिसको 30 के स्पीड पे अलग किया उसको 30 कहा। मतलब इन्होंने ये जो यहाँ पे ये जो लाइक नंबर है ना, ये स्पीड है। समझ में आ गया? यहाँ पे जो नंबर होते हैं ये स्पीड होते हैं। तो यहाँ पर मतलब जिसको 50 के स्पीड पे अलग किया उसको 50S कहा, जिसको 30 के स्पीड पे अलग किया उसको 30S कहा। और जब दोनों मिल जाते हैं और उसको दोनों जब लाइक फॉर एन एग्जांपल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए स्ट्रक्चर को 70 की स्पीड पे अलग किया गया, तो वो 70 की स्पीड पे अलग हो गए। तो इसका कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही अलग होते हैं। जो 50 के स्पीड पे अलग हो गए 50S, जो 30 के स्पीड पे अलग हो गए वो 30S। मतलब इस देखिए जैसे पंखा है, पंखा एक स्पीड पे घूमता है, वैसे मशीन भी एक स्पीड पे घूमती है। तो अब जो जिस स्पीड पे सेपरेट आउट होता है हमने उस स्पीड का नाम दे दिया, और जो दोनों को मिलाकर जिस स्पीड पे अलग होता है, ठीक है, दोनों को मिलाकर जो स्पीड पे अलग हुआ वो 70 थी, तो 70 की स्पीड पे अलग हुआ। यहाँ पर एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी ये यूनिट दी थी। दैट इज ऑल अबाउट द राइबोसोम, जिन्होंने लाइक जो बताया कि राइबोसोम, अब यहाँ पे आप प्लस मत कीजिएगा, जब हम यूकेरियोटिक पढ़ेंगे ना वहाँ पे भी डिफरेंट है। वहाँ पर ध्यान रखना वहाँ 80S होता है, और 80S में 2 डिफरेंट यूनिट है, 40S और 60S और 40S। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो ये स्वेडबर्ग यूनिट है, स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे। यहाँ पे एस मतलब स्वेडबर्ग यूनिट होता है, लेकिन यहाँ मतलब स्पीड से, जिस स्पीड पे सेपरेट आउट किया गया उस स्पीड पे नाम दे दिया गया। तो ध्यान रखना, यहाँ जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके 2 सब यूनिट होती है, 50S होती है और 30S होती है। प्रोटीन सिंथेसिस में ये दोनों अलग अलग काम करती हैं, लेकिन क्या काम करती हैं, लेकिन वो आपका आगे का अलग कंटेंट है। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, several ribosome में attach to a single mRNA and form a chain called the polyribosome। अब क्या होता है कि जब इन्हें प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है तो ये सारे राइबोसोम क्या होते हैं कि ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। ये क्या करते हैं, एक राइबोसोम जैसे फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, ये mRNA होता है, इस mRNA पर राइबोसोम जुड़ जाता है, मतलब ये छोटी यूनिट जुड़ गई। ठीक है, ये बड़ी यूनिट हो गई। तो ये जो छोटी यूनिट है, मैं सिर्फ प्रोकैरियोटिक रिलेटेड बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं प्रोकैरियोटिक से बात करता हूँ। तो ये हो गया आपका, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये हो गया 30S, और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया 50S। ठीक है, अब ध्यान रखना, और ये क्या हो गया,
एक मिनट बेटा, और ये क्या हो गया, ये हो गया एमआरएनए। अब आपके मन में होगा सर अभी नई एमआरएनए क्या आ गया, ये भी पढ़ेंगे, अब चिंता मत कीजिए। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, ध्यान रखना, एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो डीएनए होता है उस वही देखिए, आपका डीएनए जो वो ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको जब प्रोटीन बनानी होती है तो एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो डीएनए के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाया जाता है, तो वो डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, और राइबोसोम उसके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड बाइंड अप करता है। ठीक है, जो डीएनए का जो भी सीक्वेंस होता है उसके अकॉर्डिंग राइबोसोम उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, और उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को ले अमीनो एसिड्स आते हैं, और अमीनो एसिड्स बाइंड अप होते हुए एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू प्रोटीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे राइबोसोम एक एमआरएनए से जुड़ जाते हैं, जैसे इस तरह से। ठीक है, ऐसे बहुत सारे राइबोसोम ऐसे बहुत सारे राइबोसोम एक एमआरएनए पे आके जुड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और राइबोसोम, ध्यान रखना, राइबोसोम और पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू द प्रोटीन। जो मतलब पॉलीसोम के राइबोसोम होते हैं वो एमआरएनए को के थ्रू प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। ओके चलिए, ये तो आपका था मेन पॉइंट था, अब हम आगे चलते हैं। ओके, साइटोप्लाज्मिक मतलब अगर आप देखेंगे राइबोसोम बना होता है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, आरएनए और प्रोटीन। हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, यूकेरियोट्स में हम राइबोसोम को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ फिलहाल इंट्रोडक्शन है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम मतलब राइबोसोम दो चीजों मिलकर बना है, आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन, और अगर आप और स्पेसिफाई करें तो यहाँ पे बनने वाला जो आरएनए होता है वो होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। आरएनए एक्चुअली बहुत टाइप के होते हैं, एमआरएनए होता है जो भी देखा था हमने, टीआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, और ऐसा आरएनए जो राइबोसोम में पाया जाता है उसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, उसको इस तरीके से लिखते हैं, अगर उसको मैं यहाँ लिखूं, उसको आरएनए जो होता है उसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो राइबोसोम का कंपोजिशन क्या होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन, जिसमें आरएनए और प्रोटीन 2:1 के रेशियो में होता है। ठीक है, चलिए, चलिए आज के लिए इतना ही है। कल के लेक्चर में हम इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे कि इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं, फिर जीनोम के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो गलत ना हो। ठीक है, मैंने कंटेंट उसी तरीके से तैयार किया कि आप समझ पाएँ, क्योंकि अगर आप समझ पाएँगे जभी आप अच्छा कर पाएँगे। चलिए, फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में, बट चीज़ों को नोट करके पढ़िएगा, जितना आप नोट करेंगे, क्योंकि जितना आपका हाथ चलता है उतना ब्रेन चलेगा। ठीक है? चलिए, धन्यवाद।